हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसका हम 7th पेपर डिस्कस करेंगे, जिसका ये थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बोल रहा है अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति से उबारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण वस्तुओं की कीमतों में अचानक और अस्थायी वृद्धि होना पर अर्थव्यवस्था में अनुभव की जाने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। देखिए, ये बात कर रहा है कि अक्सर क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है रिसेशन की हालत में, रिसेशन क्या हो गया कि आप काफी समय से जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर ही नहीं रही। ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो या तो लो हो गई है या तो नेगेटिव हो गई है। जैसा आपने देखा था कोरोना के टाइम पे, जब 2020 में कोरोना आया था तो उसके बाद से सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो कुछ समय के लिए जो है इकोनॉमी ने ग्रो करने की बजाय नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई थी। समझ रहे हैं? ग्रो ही नहीं कर रही है और बल्कि ग्रो का अपोज़िट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट है वो अलग-अलग चीज़ें जो है अलग-अलग मेजर्स चलाती है ताकि इकोनॉमी को फिर से बूस्ट किया जा सके। फिर से जो इकोनॉमी ग्रोथ रुक गई है उसको बढ़ाया जा सके। और आप जानते हैं इकोनॉमी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कभी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि इकोनॉमी में जो है आप पैसा डाल दो या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी डाल दो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जो चीज़ें जनरेट कर रही हूँ, तो लोगों के पास जैसे पैसा आएगा वो लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे अलग-अलग चीज़ों में, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करने लग जाएगी। तो आपने देखा था बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई थी उस वक़्त गरीबों के लिए अ, और फूड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो मेजर था उस वक़्त गवर्नमेंट का, तो यही चीज़ जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रिफ्लेशन, यानी कि प्रत्या प्रत्यवस्फीति। ओके? तो ये सिचुएशन होती है रिफ्लेशन की जब कुछ समय के लिए कोई इकोनॉमी है वो सडन एंड टेम्परेरी इंक्रीज ऑफ प्राइस देख रही है, यानी कि इन्फ्लेशन देख रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोई मेजर्स लिए हैं। वो मेजर क्या हो सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है भत्ता दे रही है, बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान निधि हो गया। ये इस तरह से दिया जा रहा है कि लोग जाके उसको इन्वेस्ट करें। वो पैसा जब डायरेक्टली उनके पास जाएगा तो इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमी इवेंचुअली ग्रो करेगी। तो इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से क्या चीजें जो है एसेट आती हैं कॉमर्शियल बैंक की। ठीक, उपयुक्त में से कौन सी व्यावसायिक बैंक की आस्ती या आस्तियां होती हैं? तो पहला बोल रहा है कि लोन, फिर कोष, जमा और ऋण प्रतिभूति। देखिए, एसेट क्या चीज़ होती है? एसेट ऐसी चीज़ होती है जो उनकी ओनरशिप जो है, जिसके पास आपके पास जिस चीज़ की ओनरशिप होगी, जो चीज़ आप इसको रख सकते हो, जो आपको कल को यदि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को बेचो तो आपको पैसा मिले, तो ऐसी चीज़ें एसेट होती हैं। ठीक है? आपके घर में आपकी मम्मी ने सोने के ज़ेवर रखे होंगे, ठीक है? बहुत से बच्चों को पढ़ाई के लिए उनकी पढ़ाई के लिए अपनी मम्मी जो है ज़ेवर बेचती है, तो उनका एसेट है वो। ज़मीन बेच देते हैं लोग अपने बच्चों को आईएएस बनाने के लिए। तो ये सब क्या है? एसेट्स हैं। तो इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक जो है उनके पास भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एसेट होती हैं, जिसका वो यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कौन-सी चीज़ें होंगी? जैसे लोन। हाँ जी, लोन तो होता ही है क्योंकि आपको पता है लोन से कल को हमें रिटर्न मिलेंगे, तो हमारा एसेट ही है, उससे हमको पैसा ही मिलेगा। फिर इसके बाद रिज़र्व, रिज़र्व तो बिल्कुल सही बात है, आपकी जो तिजोरी में रखा है, वो तो आपका ही सामान होगा, आपका ही एसेट होगा। फिर उसके बाद डिपॉज़िट। हाँ, अब यहाँ पे देखना डिपॉज़िट। मान लीजिए आपने अकाउंट में अपने जो है एफडी कोई कर दी है, कोई भी कमर्शियल बैंक में। एसबीआई में आपने एफडी कर रखी है 10,000 की। तो वो आपकी एफडी है, तो वो आपका एसेट है। लेकिन वो जो बैंक है उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जब भी चाहिए होगा आप जाके उससे माँग लोगे, तो उन्होंने तो आपका पैसा अपने पास रखा था और जब भी आप जाओगे उनसे माँगोगे तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है? उनकी ओनरशिप नहीं है उस पे ओनरशिप किसकी लिखी है? आपकी लिखी है। तो डिपॉज़िट हो गया, वो हमारा
एसेट नहीं होगा, ये लायबिलिटी होगी। तो तीसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा रॉन्ग करते ही हमें मिल जाना चाहिए आंसर। देखिए 1 2 तो जब सही है तो इसका मतलब ये होगा आंसर। फिर चौथा बोल रहा है ऋण प्रतिभूतियों की धारिता, यानी कि होल्डिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। अब जो सिक्योरिटी आपने रखी है अपने पास, जो भी पेपर्स हैं, बिल्स हैं, तो उनसे आपको जब आप उसको मैच्योर होंगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा, तो ये तो आपका एसेट हो गई। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कोर और हेडलाइन मुद्रास्फीति के मध्य निम्नलिखित अंतरों की बात कर रहा है। ठीक है? तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन ये क्या होती हैं? तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा है, कोर मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन के दर को प्रदर्शित करती हैं, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति अस्थिर मूल्य संबंधी स्थितियों का सामना करने वाली वस्तुओं को छोड़ देती हैं। ठीक। और ये सेकेंड स्टेटमेंट, सामान्यतः केंद्रीय बैंकों के लिए दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए कोर मुद्रास्फीति अधिमान्य साधन है। देखिए, ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, इसमें क्या होता है कि कभी भी जो इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका समय के साथ-साथ यदि उनके प्राइसेस में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन बोल रहा है तो इसका मतलब महँगाई हो रही है उनके प्राइसेस में, तो वो आ गई हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट वही कोर इन्फ्लेशन क्या हो गया, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे, ठीक है? जो चीज़ें जैसे हो गया फूड हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक? ये सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो बहुत वोलेटाइल हों मार्केट में, तो उसे कहेंगे हम कोर इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट जो बोला है तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये इसमें उल्टी बातें कर रहा है। वही जो दूसरा बोला है, जनरली जो कोर इन्फ्लेशन है ये प्रेफर्ड टूल होता है किसके लिए? हमारी सेंट्रल बैंक के लिए, कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको बनानी है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिर से एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया है और ये पूछ रहा है कि किस चीज़ को दर्शा रहा है। ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं। तो किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के तत्काल पश्चात आयात अधिक महंगा और निर्यात सस्ता होता है, जिससे व्यापार घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके कुछ समय पश्चात राष्ट्र की निर्यात की बिक्री की मात्रा में तेजी से वृद्धि होने लगती है और साथ ही घरेलू उपभोक्ता स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुएं अधिक खरीदने लगते हैं, क्योंकि वे आयात की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। इसके कारण यदि व्यापार अधिशेष ना होने की स्थिति में भी बेहतर व्यापार संतुलन का मार्ग प्रशस्त होता है। उपयुक्त में से किस चीज़ का ये वर्णन कर रहा है? तो ये बात कर रहा है, देखिए, आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब किसी भी कोई एक लेटर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटिकल, कि हो गया वी कर्व या वी वक्र, यू वक्र, डब्ल्यू वक्र, जे वक्र, तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा होता है इकोनॉमी में मेनली, कि कोई एक कर्व बना हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, उसपे जो कर्व है वो वही शेप ले रहा होगा, वो अल्फ़ाबेट का शेप ले रहा होगा, जो जो है अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। जैसे जे कर्व हो गया, फिर यही डब्ल्यू कर्व की बात करें तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाएँगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन निकल जाए। जैसे इसमें बोला है कि इमीडिएटली आफ्टर नेशनल करेंसी इज़ डिवैल्यूड, जब नेशनल करेंसी को डिवैल्यू किया जा रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं और एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रेड डेफ़िसिट काफ़ी खराब हो जाएगा। तो उसके बाद जो शॉर्टली देयर आफ्टर द सेल वॉल्यूम ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट बिगिन टू राइज स्टेडली एट द सेम टाइम consumer at home begin to buy more locally produced good because they are relatively affordable compared to import, leading to better trade balance, तो if not a trade surplus, ठीक है? तो ये बात कर रहा है जे कर्व की। ऐसी सिचुएशन जो है ये जे कर्व में शो होती है, ठीक है? पहले देखिए ये थोड़ा डिप जा रहा है, फिर उसके बाद ग्रो कर रहा है, तो ये जे कर्व की बात हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है व्यक्तिक प्रायोजक आय का मूल्य सदैव वैयक्तिक आय से अधिक होती है। वैयक्तिक प्रायोजक आय कुल आय का वह अंश है जो परिवारों से संबंधित होता है। देखिए, वैल्यू ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, ये कहा जा रहा है पर्सनल इनकम से ज़्यादा होती है। देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, मैंने आपको अभी शायद पिछले वाले पार्ट में बताया था कि नॉर्मल जो जितने भी टैक्सेस होते हैं, कोई भी हाउस होल्ड है, वो टैक्सेस पे करने के बाद वो कुछ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सारे टैक्सेस होंगे और जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होगा किसी अगर कंपनी से वो रिलेटेड है, उसको हटा के जो कुछ भी बचता है उनके पास खुद के खर्चे के लिए या फिर सेविंग्स में वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसे पीडीआई या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ पीडीआई इज़ ऑलवेज़ मोर देन। देखिए, ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ज़्यादा होगी, तो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर वही नेक्स्ट बोल रहा है व्यक्तिक प्रायोजक आय कुल आय का वह अंश है जो परिवारों से संबंधित होता है। हाँ जी, बिल्कुल बात है, जो पर्सनल डिस्पोज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन, तो ये वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए, अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम में चेंजेस देखा जाए, तो इसमें से पर्सनल इनकम से जो टैक्स पेबल है, उसको हटा देंगे और जो नॉन टैक्स पेमेंट है, उन सबको हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और पर्सनल इनकम जो इनकम होती है, जो किसी हाउस होल्ड को मिलती है, तो उसके बाद से उसमें से टैक्स और नॉन टैक्स जो पेमेंट है, उसको हटाने के बाद हमें पीडीआई मिलेगी पीआई से। तो ये आप याद रखिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के राज्यों को कृषि आय कर सौंपती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी असाइन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया? देखिए, ये काम है फाइनेंस कमीशन का। जानते हैं आप, फाइनेंस कमीशन का ये भी काम है वित्त आयोग का कि जो स्टेट्स को जो मनी है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो वो भी जो है फाइनेंस कमीशन भी करती है, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है, वो भी वो जो है स्टेट को असाइन किया जाएगा, तो ये फाइनेंस कमीशन के हाथ में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि जीवीए और जीडीपी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो पहला बोल रहा है यहाँ जीवीए उत्पादक पक्ष से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति को निरूपित करता है, वही जीडीपी मांग परिक्षेप से जो है निरूपित करता है। मतलब कि जो जीवीए है वो इकोनॉमी को दर्शाता है किसके साइड से? प्रोड्यूसर के साइड से, जो लोग इकोनॉमी में चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वही जीडीपी की बात करें, वो डिमांड साइड से दिखाते हैं कि हमारा कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, जो जिसको चीज़ों की कंज़्यूम कर रहा है, तो वो जो है जीडीपी होता है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? प्रोडक्शन किसी इकोनॉमी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक? तो इसका आंसर हो गया न आंसर नहीं, पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जीडीपी की तुलना में जीवीए उत्पादक को बेहतर रूप से प्रदर्शित करता है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं करता है। हाँ जी, बिल्कुल बात आप जानते हैं कि जो जीडीपी जो है, ये जीडीपी की तुलना में अगर जीवीए को देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि उसमें से टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें हट जाती हैं, तो टैक्स उसको शो नहीं करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेज़ेंटेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है एलएफपीआर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। ठीक है? यह श्रम बल की कुल संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को का प्रतिशत है। हाँ जी। यह जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों की प्रतिशत है। यह कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या में विभाजित श्रम बल है। कार्य करने या कार्य की तलाश करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत है, और लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए, ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में, ये क्या होता है, जो टोटल परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, और उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज, ठीक है? मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और टोटल जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जीवीए की बात कर रहा है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। इनमें से क्या चीज़ है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो गया? बाजार मूल्य पर जीवीए कारक लागत पर जीवीए एवं निवल उत्पादन कर के योग के बराबर होता है। फिर कारक लागत पर जीवीए आधार मूल्य पर जीवीए एवं निवल उत्पादन कर के योग के बराबर होता है। फिर लास्ट, आधार मूल्य पर जीवीए कारक लागत पर जीवीए एवं निकल उत्पादन करने के योग के बराबर होता है। देखिए, जो जीवीए है ये बेस प्राइस पे, यानी कि आधार मूल्यों पर जीवीए कारक लागत पर जीवीए एवं निवल उत्पाद यानी कि जीवीए फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला सही है जीवीए का। जीवीए इट एट बेस प्राइस इक्वल टू सम ऑफ जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या हो जाएगा, टोटल जो टैक्सेस हैं और उसमें से जो सब्सिडीज हैं उसको माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा क्या कहते हैं, नेट प्रोडक्शन टैक्स, ठीक? तो इसका आंसर हो गया सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें से क्या चीज है? देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को दर्शाती हैं। तो देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिमांड पुल। कॉस्ट पुश में क्या होता है कि चीजों का जो दाम है बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है, किन चीजों की वजह से? जैसे मेनली आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में को ग्रो करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से जो पूरी जो इकोनॉमी है उसमें जो सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, वो कॉस्ट पुश होगी। तो डिक्रीज कैसे होगी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो देखिए, कोई भी सामान है, मान लीजिए आज सेब का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो सेब है, अगर इकोनॉमी में पहले 10 सेब हैं, पूरी इकोनॉमी में, पूरी इंडिया में समझ लीजिए 10 सेब में गुजारा चल जा रहा था लोगों का। पूरे सब लोग मिल बाँट के खा ले रहे थे आराम से, ₹10 ₹20 किलो में सेब मिल रहे थे। ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ कि जो सेब हैं, पहले 10 सेब जो आते थे, उनकी डिमांड जो है उतनी ही है, लेकिन अब सप्लाई उनकी सिर्फ़ 5 रह गई है। ठीक है? तो पहले ₹20 में लोग खा ले रहे थे आराम से, लेकिन वही जब की जो है संख्या कम हो गई इकोनॉमी में, तो डिमांड तो उतनी है, तो लोग अब क्या करेंगे, इसी के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार रहेंगे। आप जान रहे हैं कि जब ये चीज़ कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑटोमैटिकली उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपली क्यों ये बढ़ा है? क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई थी, वो कम हो गई है। 10 सेब से अब सिर्फ़ 5 सेब बचे इकोनॉमी में। ठीक है? तो इसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी कॉस्ट पुश में। ठीक है? लागत प्रेरित। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की जो अगर प्राइसेज़ हैं, वो बढ़ जाएँगे। तो आपको पता है अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, तो फिर से सप्लाई जो मेन गुड्स हैं सर्विसेज़ में, वो कमी हो जाएगी, तो कॉस्ट पुश कर रहा है ये। फिर उसके बाद आरबीआई द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाना। विस्तारवादी यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कि मार्केट में पैसा डाल देना। एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि अपनी जो रेट्स होती हैं, बैंक रेट होंगी, उनको जो है कम कर देंगे, तो फिर लोगों को जो पैसा है
वो सस्ते दाम पे मिलने लगेगा, तो लोग लोन उठाएँगे और इकोनॉमी में जो पैसा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो इससे जब मार्केट में पैसा हो रहा है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो डिमांड पुश इन्फ्लेशन है, ना कि कॉस्ट पुश, ये हमको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में जो सेब हैं वो तो उतने ही थे, आरबीआई के पैसे देने से सेब तो बढ़ नहीं गए। तो हमें कहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की अगर कमी हो रही तो कॉस्ट पुश होगा, तो दूसरा तो हमारा अपने आप गलत होगा। तो दूसरा गलत होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 1 एंड 3। और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, तो आप जान रहे हैं कि जब भी यदि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज होंगी और उसके बाद से जो लोगों का वेतन है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें जब जो है क्या कहते हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं, ये अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉस्ट पुश होगी। तो इसमें आपको पता है कि लैंड, लेबर जो है ये वाली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों का वेतन बढ़ गया है। तो ऑफ कोर्स चीज़ों की जो दाम है वो मार्केट में इन्फ्लेशन को होगा कॉस्ट पुश। तो इसका आंसर हो गया 1 एंड 3। तो इसका दूसरा एलिमिनेट करते हमें मिल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि एनबीएफसी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी जो है, पहला स्टेटमेंट बोला है, ये भारत के या तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी और आरबीआई इसके पास पंजीकृत होती है। मतलब कि एनबीएफसी को रजिस्टर करना है सेबी या आरबीआई के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, मेनली ये रजिस्टर्ड होती हैं इंडिया में कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये लोन्स दे सकते हैं, एडवांसेस दे सकते हैं, किसको, बिजनेसेस को, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब इनके काम होते हैं। और ये बैंक से डिफरेंट होते हैं। बैंक से डिफरेंट ये किस तरह से होते हैं कि इनको बैंक की तरह, जैसे बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी नहीं कर सकता है। जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है बैंक का, कि आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के एटीएम से क्या पैसे निकालना है, आप नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, ये सब। तो एनबीएफसी में भी ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से, क्योंकि इनका नाम ही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, पर ये बैंकिंग टाइप की सर्विसेज नहीं देती हैं आपको, ठीक। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकते हैं। तो मैंने बताया ये सब बैंकिंग के काम है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर जो दूसरा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा केवल एक ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र बताया है इसमें से किस चीज को। तो यदि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी में देखा जाए फिलिप्स कर्व, तो इसका पहला स्टेटमेंट बोला है मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन होता है। हाँ जी, मतलब इन्फ्लेशन रिजल्टेड इन अ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आपको फिलिप्स कर्व यदि देखें तो मान लीजिए एक साइड इन्फ्लेशन दर्शाया जा रहा है और दूसरी साइड अनएम्प्लॉयमेंट दर्शाई जा रही है। तो इस तरह से कुछ ही आता है, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ऐसे होता है। देखिए, फिलिप्स कर्व क्या दिखाएगा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनके बीच में रिलेशन, कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट है घटती जाती है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी पहला। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है मैंने इस वाले डिस्कशन के सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर ये जो है गलत साबित कर दिया गया है, फिलिप्स कर्व को गलत साबित कर दिया। यदि आपने बाकी डिस्कशन देखा है और आपको यदि पता है तो आप प्लीज मुझे इसका आंसर बताइए। तो इसका जो ये है मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन का रिलेशन है, फिलिप्स कर्व। मैं उसका आंसर बता देती हूँ, वो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। ये पहली बार 1970s के अराउंड देखा गया था, तो उसके बाद से पता चला फिलिप्स कर्व वहां पे गलत साबित हो गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कि कुछ एडवांटेज बताइए किसके, इन्फ्लेशन के डेवलपिंग इकोनॉमीज में। डेवलपिंग इकोनॉमी,
और डेवलप्ड इकोनॉमी, आई होप आपको पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट बोला है यह बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई के अनुकूल होती है। इट फेवर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, यह आर्थिक समृद्धि के लिए अनुकूल हो सकता है। इन्फ्लेशन कैन बी फेवरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमेशा देखिए, हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी मोस्टली क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में हो रही है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका रिलेशन होता है इससे, इकोनॉमी की ग्रोथ से। मतलब 100% ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 80% के अराउंड ऐसा सिचुएशन होती है। अब स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो गई या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन, रिसेशन हो रहा है, तो वहां पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, ये बोला है भारत में एनपीए की आशंका कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधियां की जा सकती हैं। पहला सेलिंग एनपीए, दूसरा अप्रोचिंग लोक अदालत, ठीक है, मतलब एनपीए की बिक्री कर दी, लोक अदालत को जो है अप्रोच किया गया। फिर दूसरा इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इनटू है। देखिए, इतना तो ये तो सही बात है। आपको पता है बहुत सारे बैड बैंक जिनको कहते हैं, बैड बैंक, बुरे बैंक तो इनको क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है कि जो एनपीए खरीद के उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है किसी तरह से एनपीए को, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, जो ऐसे लोन है जो लोग पे नहीं कर रहे हैं, तो उससे किसी ना किसी तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे सरफेसी एक्ट आया था आपका, तो ये सब हो गया। और लोक अदालत आप जानते हैं, ये भी कहीं न कहीं बेनिफिशियल है एनपीओ को जो है निकालने के लिए, इससे जो मनी जो है इसको प्राप्त किया जा सके किसी अल्टरनेटिव तरीके से। तो पहला दूसरा तो सही है, वही तीसरा बोला है बैंकों की अधिक पूंजी का अंतर्वेशन का। देखिए, ये तो बिल्कुल ब्लंडर है। अगर बैंक में एनपीए हो रहा है, बैंक खराब परफॉर्म कर रहा है, बेधड़ल्ले से लोन दिया जा रहा है बैंक में, तो क्या होगा, ये जो कैपिटल है, अगर और उनको पैसा दिया जाएगा तो एक तरह से आप बढ़ावा दे रहे हो ना, जो उसमें जो लूप होल्स हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको तो सॉल्व कर नहीं रहे हो आप डायरेक्टली। आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की बजाय आप उसको और पैसे दे रहे हो, बेटा जाओ तुम्हें जो मन करे वो करो। तो ये तो दिक्कत है ना। तो बेटे को बिगाड़ना नहीं है, बेटे को सुधारना है, ठीक है। तो उसके लिए सरफेसी एक्ट हो गया, लोक अदालत बनाइए, ठीक। तो इसका आंसर हो गया सी, 1 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है IAIS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट देना है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये रटने वाला ही है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन, ज़्यादा कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बस IAIS क्या है, कि आपको याद रखना, वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये किस में रहता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करना इसका काम है। करीब 200 ट्राइब्यूनल है, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और वर्ल्ड के जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज हैं, वो सब भी इसमें इसके साथ काम करती हैं, ठीक। जैसे इंडिया का देखें यदि, तो जैसे गिफ्ट सिटी जो है रेगुलेटरी बॉडी, उसने ज्वाइन किया था अभी इसको, IAIS को। और साथ ही साथ IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये भी इसकी मेंबर है, ठीक। तो हमें याद रखना है, ये 1994 में बनी थी। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोला, यह बीमा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानक बनाने का काम करती है। बिल्कुल सही बात। इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा स्थापित किया गया। मैंने बताया कि ये वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये ऑपरेट होती है एज अ सोसाइटी, ठीक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो यही तीसरा स्टेटमेंट बोला है, कोई भी भारतीय संस्था का सदस्य नहीं है। तो मैंने बताया कि अभी गिफ्ट सिटी तो है, तो गलत हो गया ये। तो इसका आंसर हो गया ए, केवल 1। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है IMF के पास अपने सदस्य देशों के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल विद IMF टू मॉनेटरी असिस्ट द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। ये जो मेंबर कंट्रीज है उनको असिस्ट करने के लिए जो IMF है उसके पास क्या चीज मिलती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपने पढ़ाई होगी, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि जो रिवर्स ट्रांस पोजीशन है
ये प्रोवाइड कराती है हर एक जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आईएमएफ की। ये होती है, एक कोटे की तरह होता है आईएमएफ का कि सारी जो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और समय-समय पे यदि उनको ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकती हैं, और इसको चेंज भी किया जाता है, अक्सर इसमें अमेंडमेंट लाके। तो इसका जो पहला तो ये हो गया, फिर ये दूसरा बोला है कंटिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट। देखिए, ये जैसे रिवर्स टर्म्स आईएमएफ का हो गया है, तो हमको ये रट्टा मारना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है, ये ब्रिक्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड, तो ये किसका है? ये हमारा एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है। तो आपको ये बताना एआईआईबी का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो गया वन ओनली। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्क्यूफ्लेशन को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? आपको इसमें से पता चला होगा कि तीव्र मुद्रास्फीति, असामान्य मुद्रास्फीति, ठीक है? स्क्यू का मतलब होता है असामान्य। कोई चीज़ इकोनॉमी में पूरी तरह से चल रही है, सारी इकोनॉमी के हर सेक्टर को एक तरह से प्रभावित कर रही है, ठीक है? तो वो अलग हो गया। फिर वही किसी पर्टिकुलर छोटे-मोटे सेक्टर को ही पकड़ लिया इसने, कोई भी सिचुएशन है, तो वो स्क्यूड हो जाएगा कि आपको पता है वो असामान्य रूप से जो है प्रभावित कर रही है। तो इतना चीज़ आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे इसके बाद। तो पहला बोल रहा है, यह अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि को संदर्भित करता है, या उन वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति का मापन है जिसकी कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। देखिए, दोनों तो हमें लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है। फिर बोला, यह वह स्थिति है जिसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य स्तर में अन्य वस्तुओं की तुलना में तीव्र दर देखी जाती है। बिल्कुल सही बात। पहली चीज़ तो इसमें इन्फ्लेशन हो रही है, स्क्यू हो गया, प्लस इन्फ्लेशन। तो मतलब कि किसी ऐसी पूरी इकोनॉमी के कुछ ही पार्ट में इन्फ्लेशन हो रही है, पूरे पार्ट में नहीं हो रही है, तो उसे कहते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन। तो आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इसका आंसर होगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बात कर रहा है फिस्कल ड्रैग। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय कर्षण की परिघटना का सही ढंग से वर्णन करता है? राजकोषीय कर्षण यानी कि फिस्कल ड्रैग। देखिए, फिस्कल ड्रैग आपको बस इतना याद रखना है। आप फिस्कल ड्रैग होता क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई चलती रहती है। आपके पापा की सैलरी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा या फिर कोई भी आपके रेफरेंस में ले लीजिए कि आज से 5 साल पहले वो कमाते थे 5 लाख रुपए, ठीक? तो 5 लाख रुपए में उनको देना पड़ रहा था 10%। ये एक एग्ज़ाम्पल की तरह ले रहे हैं। 10% उन्हें जो है टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था, इनकम टैक्स पे करते थे। फिर आपको पता है 5 साल में महँगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और कोरोना ने तो अलग ही कर दिया बवाल। ₹10 की मैगी, ₹12 की मैगी या ₹14 की, ₹16 की, मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे प्राइस नहीं पता है। लेकिन मैगी का प्राइस हमको पता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको प्रभावित करता है। ठीक है? तो उसका प्राइस एकदम से बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है? इन्फ्लेशन की वज़ह से, महँगाई की वज़ह से। ठीक है? हमारा जो डॉलर था, कभी ₹60 हुआ करता था, कभी $1 ₹50 हुआ करता था, आज ₹80 हो गया। तो इसका जो है क्रेडिट किसको जाता है? हमारी प्यारी इन्फ्लेशन को, ठीक है? तो इन्फ्लेशन जो है निम्नलिखित में से किस राजकोषीय कर्षण, देखिए अब इसकी वजह से मान लीजिए 5 लाख थी, अब इन्फ्लेशन 10% के रेट से बढ़ रही है, और आज के समय उनके अगर 10 लाख रुपए वो है, और आपको पता है पहले वो 10% टैक्स दे रहे थे, आपको पता है यदि जो क्या कहते हैं इनकम है बढ़ती है, उस हिसाब से हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स भी है वो बढ़ता है। तो 10 लाख से ऊपर अगर गवर्नमेंट ने रखा है कि 8 लाख से ऊपर जिनकी भी इनकम है उनको 20% देना पड़ेगा। ठीक है? 20% या 30%। तो आपको पता है चीज़ों के दाम दोगुने हो गए हैं। आपके पापा की सैलरी भी दोगुनी हो गई है। लेकिन उनको जो टैक्स पहले 10% देना पड़ता था, अब 20% देना पड़ रहा है। आपको तो हर उतना ही सामान जितनी आय में पहले खर्चा कर पाते थे।
ठीक है? लेकिन खर्चा पत करवाते थे या फिर चीज़ें जो खरीदते थे, वो आज दुगनी हो रखी हैं। लेकिन आपका जो पैसा जो है पहले आपको 10% अगर देना पड़ता था 5 लाख का, आज 20% देना पड़ रहा है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब समझ लीजिए पहले 50,000 के अराउंड था और यदि आज के समय पे देखें तो ये अगर इसका 20% लेंगे तो 2 लाख के अराउंड हो गया। तो आप समझ रहे हैं, आपके पास 8 लाख यहाँ पे बच रहा है, वहाँ पे 4.5 बच रहा था। आपको कम टैक्स देना पड़ रहा था, सिंपल सी बात है। लेकिन आप टैक्स स्लैब में तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपकी जो क्या कहते हैं जो आप चीज़ें खरीद रहे हो, आपकी परचेज़िंग पावर उतनी ही है और बल्कि कम हो गई है, किसकी वजह से? टैक्स स्लैब की वजह से। तो इसे कहते हैं फिस्कल ड्रैग। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की। तो इसका आंसर देखते हैं, तो पहला बोल रहा है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उधारियों पर निर्भरता के कारण सरकारी घाटे का व्यापार होना। बी मुद्रास्फीति के कारण करदाताओं का उच्च कर वर्ग में स्थानांतरण। बिल्कुल सही। फिर आयात पर अधिक निर्भरता के कारण घरेलू मुद्रा की निम्नतर क्रय शक्ति। देखिए इसका आंसर हो गया बी। आपको पता है मैंने जो चीज़ समझाई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बी की ही बात कर रहा है और किसी की बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हो गया बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो तरलता पाश शब्दावली से रिलेटेड है। तरलता पाश, लिक्विडिटी ट्रैप। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप आप अगर देखे होंगे ऐसी सिचुएशन होती है कि जब मान लीजिए आरबीआई ने बहुत सारे मेजर चलाएँ इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ठीक है? इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी पॉलिसी चला दी कि अपनी जो रेट्स हैं वो सब कम कर दिए ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ सके। और ये सब करने के बावजूद भी यदि पैसा नहीं आ पा रहा है, तो आपको पता है कि आरबीआई ने तो जो बैंक्स हैं उनको कम दर पे पैसा दे रहा है। लेकिन जो बैंक है वो जो जनता है हम लोग को जो है ये रेट कम नहीं कर रहा है। जो बीच का फ़ायदा हो रहा है मान लीजिए इन्होंने कर दिया बैंक रेट 4% और लेकिन जो बैंक है हम लोगों को 10% पे दे रहा है। पहले मान लीजिए 5% थी, 5% से इन्होंने 4% कर दी। इन्होंने तो पहले भी 10% थी, अभी भी 10%। पहले इनको 5% का फ़ायदा हो रहा था, अब इनको 6% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक? तो ऐसी सिचुएशन कहीं न कहीं लिक्विडिटी ट्रैप को जो है दर्शाती है कि आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है वो अपना काम कर रही है, ठीक है? चीज़ों को चेंज करने के लिए इकोनॉमी में, लेकिन वो प्रॉपर लोगों तक ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। ओके? तो इसका आंसर पहला देख रहे हैं, ये बोला यह वह स्थिति है जब तकनीक मुद्राओं के कारण धन बैंकिंग प्रणाली जमा पड़ रहा है। देखिए ये तो गड़बड़ कुछ बोल रहा है, टेक्निकल इश्यू। फिर नेक्स्ट बोला यह स्थिति में ब्याज कर कई गुना बढ़ जाता है। खुले बाजार की क्रिया इस स्थिति में नियंत्रित करने के लिए सहायक रहती। देखिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं, इन तीनों में से कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने जो बात की इसमें से कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को दर्शाता है? तो नेशनल इनकम ये तो भैया रट्टा मार लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी नहीं तो यूपीपीसीएस तो पक्का पूछेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और मैं आपको फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेस प्राइस आई थिंक सब समझा चुकी हूँ। आप ये पूरा मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको इकोनॉमी का मेन चीज़ें सब क्लियर हो जाएँगी। ठीक, तो ये हो गया कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है भारत में बैंकिंग के संदर्भ में स्प्रेड शब्द वर्णित किया जाता है। स्प्रेड क्या होता है? सिंपल सी बात है, यह बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली ब्याज दरों और उधारकर्ताओं को वसूली जाने वाली दर के बीच का अंतर। कितनी बढ़िया बात कही इसने। देखिए स्प्रेड क्या हो गया कि आपको पता है कि आप बैंक से मान लीजिए आप हैं, आपने 10,000 रुपए बैंक में लगाए हैं और बैंक आपको 5% उस पे ब्याज दे रहा है। ठीक? लेकिन वही आपके पापा ने बैंक लोन लिया है, बैंक से होम लोन लिया है और उनको लोन जो है 10% पे दिया जा रहा है। ऐसा होता है? आप भैया हम जब दे रहे हैं तो आप कम दे रहे हो और तुम जब दोगे हमें पैसा तो उसमें इतना ज़्यादा ले रहे हो हमसे। तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात है कहीं न कहीं, लेकिन ठीक है ऐसे ही
इकोनॉमी चलती है हमारी, ठीक है? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सिंपल सी बात है। तो इसका जो 5% बीच का हो गया तो ये जो है बैंक का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक? तो ये बात कर रहा है पहला स्टेटमेंट, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, पहला वाला ही, बाकी हमें पढ़ेंगे ही नहीं। फिर पीएलएफएस, हमारा प्यारा पीएलएफएस। तो पीएलएफएस जारी किया जाता है किसके द्वारा? भाई ये तो आपके जबान में होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है, जो हमेशा आता रहता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के में कृषि आय कर लगाने वाला पहला राज्य है? तो ये भी रट्टा वाला क्वेश्चन, आपने अगर देखा होगा इसको तो करंट अफेयर में हाल ही में, तो आपको पता चलेगा बिहार ने ऐसा काम किया है। तो बहुत बढ़िया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व कहलाता है। तो ये बात हो रही है किसकी? representation of relation between possible rate of taxation and resulting in the government revenue। तो आपको पता है एक कर्व है लेफर कर्व, जो कि रिलेशन बताएगा कि यदि, अभी हमने थोड़ी देर पहले फिलिप्स कर्व पढ़ा था जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में बात कर रहा था कि किस तरह से इन्फ्लेशन जो है जब बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, मतलब कि लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है? वही लेबर कर्व जो है वो बताता है कि किस तरह से जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू, जैसे कि एक समय हो गया, जैसे कि पहले अगर एक साइड हमने ले लिया रेट ऑफ टैक्सेशन और दूसरी साइड गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया टैक्सेशन। तो जिस तरह से टैक्सेशन रेट बढ़ेगी तो पहले आपको पता है गवर्नमेंट को फायदा होगा, ठीक है? टैक्स रेट बढ़ाओगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अगर आपने टैक्स, तो फिर लोगों के पास क्या होगा कि यार तुम, मतलब हम 10,000 कमा रहे हो उसमें से आप 5,000 टैक्स ले रहे हो। तो लोग क्या करेंगे, अलग-अलग तरीके निकालेंगे कि हमको टैक्स से भागने के। तो ये एक ऑप्टिमल इन्होंने वो बताया है टाइम कि टैक्स की कितना टैक्स लेना चाहिए कि जिसमें गवर्नमेंट को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। उससे ज़्यादा करने पे क्या होगा कि लोग इवेज़न करना स्टार्ट करेंगे, अलग-अलग चीज़ें, जैसे कि आपको पता है हवाला सिस्टम है, अलग-अलग टाइप के सिस्टम है इकोनॉमी में आ रखे हैं, जो कि इस चीज़ का बढ़ावा देते हैं कि जो है टैक्स से बचा जा सके। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक ये जो हमारे लेफर जी हैं, ये लेफर का एक एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि एक ऑप्टिमल टाइम है, जितना ऑप्टिमल टैक्स है इतना ही लेना चाहिए कि उससे आगे नहीं तो होगा कि इकोनॉमी में लोग भागेंगे, आपको टैक्स मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो आपने 100% कर दिया टैक्स, आप 10,000 कमाते हो, गवर्नमेंट ने 10,000 कर दिया, तो आपको कोई नहीं देने वाला है, ठीक है? कोई भी आपको टैक्स नहीं देगा कि आप जितना इंसान मेहनत करके अपना, फिर क्या क्या खाएगा? वही घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सिंपल सी बात है। तो ये इन्होंने, ये आपको कर्व याद रखना है, ये उल्टा यू हो गया लेफर कर्व, ठीक है? और हम लोग ने फिलिप्स कर्व भी देखा था, ठीक कुछ ऐसे था वो। तो इसके बाद ये हो गया ग्रिफिन कर्व, फिलिप्स कर्व, गिनी कर्व, ये सब भी आता रहेगा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया, ये क्वेश्चन बोला है वाणिज्यिक बैंक द्वारा टीजर ऋण, टीजर ऋण के पेशकश आर्थिक चिंता का क्या कारण है? यानी कि व्हाई द ऑफरिंग ऑफ द टीजर लोन बाय द कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। तो ये कंसर्न वाली बात क्यों है? तो टीजर लोन जो है ये होता क्या है, एक तरह की लेंडिंग है, सबप्राइम लेंडिंग है, जिसमें क्या होता है लो इनकम होम बायर, मतलब कि ऐसे लोग जिनकी जो अ, घरेलू इनकम जो है वो काफ़ी लो है, तो उनको सब प्राइम लेंडिंग, यानी कि ऐसे लोगों को जो है आप लोन दे रहे हो और उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, तो ये जो टीज़र लोन होती है इसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी-सी अनइवन टाइप की होती है। शुरू में तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ-साथ पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि इंसान, और ऑलरेडी आप किनको दे रहे हो इस तरह के लोन? लो इनकम कंट्रीज़ को सॉरी, लो इनकम फैमिलीज़ को दे रहे हो, होम बायर्स को दे रहे हो, होम बायर्स।
मोस्टली इन्हीं को दिया जाता है। तो जब आप उनको दोगे तो आपको पता है कि वो पे नहीं कर पाएँगे और इस तरह की प्रोग्रेसिव टाइप की अगर टैक्सेशन होगी तो कितना नुकसानदायक होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए और एक तरह से वो एट द एंड डिफ़ॉल्ट ही करेंगे। तो ये हो गया टीज़र लोन। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, टीज़र ऋण की सब प्राइम लेंडिंग का एक पहलू माना जाता है और भविष्य में बैंकों को डिफ़ॉल्टरों के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। हाँ जी, हम लोगों ने यही बात की है अभी। फिर नेक्स्ट बोला है भारत में टीज़र लोन ज़्यादातर अनुभवहीन उद्ग उद्यमियों उद्यमियों यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, को मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपोर्ट यूनिट लगाने के लिए दिया जाता है। देखिए, अभी मैंने बात की, ये मेनली जो लो इनकम वाले होम बायर्स हैं, उनको देते हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर्स को। ना कि ये जो इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर है और मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट यूनिट है। तो दूसरा तो अपने आप गलत हो गया, तो इसका जो आंसर है, हमें मिल गया, इसका आंसर होगा ए। ठीक है? इस वाले 75 का आंसर हो जाएगा केवल 1। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो और आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।